Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC lecture हिस्ट्री लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अबाउट मी। फर्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये बताना है कब साइंड हुआ था ये पैक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी इन 1916। तो ये जो लखनऊ पैक्ट था ये एक एग्रीमेंट था, इट्स एन एग्रीमेंट जो कि था बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द वन हैंड एंड मुस्लिम लीग या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसका एक ज्वाइंट सेशन हुआ था जहां पे बोथ जो पार्टीज थी वो लखनऊ में मिली थी और साथ ही साथ इस पैक्ट के थ्रू जो दो पार्टीज थी उन्होंने एग्रीड किया था कि वो अलाउ करेंगे रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज in the provincial legislature. Next question 42, which of the following places was not visited by the Buddha? तो देख लेते हैं डिटेल में कौन कौन सी प्लेसेस जो है वो बुद्धा ने उसको विजिट किया है और उसके बाद हमको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ एक टर्मिनोलॉजी है that is the asta महास्थानस। ये जो टर्मिनोलॉजी है इंडिकेट करती है कि जो 8 ग्रेट होली प्लेसेस हैं जो कि एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। अब ये कौन कौन से हैं? इनमें 4 पिलग्रिमेज आ जाते हैं जो कि रिलेटेड है लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ये है लुम्बिनी या फिर कपिला वस्तु जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, ये पिलग्रिमेज साइट है और 4 अदर साइट्स हैं सच एज श्रवस्ती, सनकस्य, राजगीर एंड वैशाली। तो यहां से अगर हम देखें तो कौन कौन से ऑप्शंस रूल्ड आउट हो जाते हैं? फर्स्ट वैशाली विजिटेड बाय बुद्धा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज दी कपिला वस्तु जो कि लुम्बिनी अगर हम उसको कहें नेपाल में है। ओके, तो यहां से वो हो जाएगा। 2 बचे कौशंबी एंड उज्जैनी, इसको और देखते हैं। नाउ लॉर्ड बुद्धा केम टू कौशंबी, वो अपने 6th और 9th ईयर में गए थे आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ हिज एनलाइटनमेंट और स्टे किया था उन्होंने बिहार में ड्यूरिंग हिज विजिट और डिलीवर किए थे सेवरल सिग्निफिकेंट रिलीजियस डिस्कोर्सेस। अब ये जो बुद्धिस्ट सर्किस्ट हैं ये कंसिस्ट ऑफ द 5 प्लेसेस जिसमें कपिला वस्तु, सारनाथ, कौशंबी, श्रवस्ती, कुशीनगरा एंड संस्कृत का आ जाता है। तो यहाँ पे देखें जो कौशंबी है उसको भी रूल्ड आउट हो गया। ऑल्दो जो करेक्ट आंसर बचता है हमारे पास डी दैट इज द उज्जैनी। ओके, नाउ कुछ साइट्स एंड डिटेल में देख लेते हैं। लुम्बिनी, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये करेंटली लोकेटेड है कपिला वस्तु डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में। ओके, ये बर्थ प्लेस है बुद्धा का, तो ये रिलेटेड है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट द टाइम ऑफ बुद्धास बर्थ। ओके, जो लुम्बिनी था वो पार्ट था सक्या जनपदा का जो कि एक रिपब्लिक था। ओके, तो ये महाजनपदास में टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आ जाता है बोध गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये लोकेटेड है बिहार में ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना। अब ये जो रिवर है इसको हम उरुवेला भी कहते हैं। ओके, और ये जो प्लेस है यहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट लिया था तो इसलिए ये साइट फेमस है, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट आ जाता है सारनाथ, इसको मृगदेवा या फिर मृगदया ये भी कहते हैं। इस द डियर पार्क है जहां पे तो गौतम बुद्धा थे उन्होंने डिलीवर किया था फर्स्ट सरमन या फिर दूसरे नाम को इसको जानते हैं दैट इज द धम्मा चक्र परिवर्तन, इस नाम से भी जानते हैं और इसको हम सूत्रा भी कहते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ बुद्धा ये पार्ट था काशी जनपदा का। नेक्स्ट आ जाता है
कुशीनगरा या फिर कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये वो साइट है जहां पे बुद्धास की डेथ हुई थी और जो उससे एसोसिएटेड जो इवेंट है उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा। अगर हम बात करें बुद्धास की जब डेथ हुई थी तो ये कैपिटल था मल्ला जनपदा का। नेक्स्ट साइट है दैट इज दी श्रावस्ती। श्रावस्ती है लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में और ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ बुद्धा बिकॉज बुद्धा ने यहाँ पे स्पेंड किए थे 24 चतुर्मासास। ऐसे ही नेक्स्ट साइट है संकस्या, राजगीर, वैशाली। तो इस तरीके से भी ये काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाती हैं। अदर प्लेसेस जो कि इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं बुद्धिज्म में दैट इज अमरावती जहां पे स्तूपा है, नागार्जुनकोंडा स्तूपा है, अजंता केव्स है, अंगोर वट हो गया, बोध गया हो गया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बुद्धिज्म में। साथ ही साथ बोधि ट्री हो गया, ओके। और कुछ भारे की साइट्स हैं दैट इज दी बोरोबुदार, बामियान केव्स जो कि अफगानिस्तान में है, एलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द मुगल बेगम हुज नेम इज मेंशन्ड ऑन द डिक्रीज एंड द कॉइन्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, नूरजहां। ओके, तो नूरजहां जो था बेसिकली इन्होंने कॉइन को इशू किया था और एक तरीके से सिंबल था जहां पे पावर और प्रिकेरियसनेस ऑफ अ क्वींस रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ एम्पायर प्ले करता है। ओके, तो नूरजहां अगर हम देखें तो ये 20th वाइफ थी जहांगीर की और स्पेशली फेवर करते थे जहांगीर इनको, ठीक है, और ये काफी क्लोज थे। साथ ही साथ इनका जो प्लेस था काफी यूनिक पोजीशन थी। इट इज बिकॉज इस टाइम की जो विमेन थी ऑफ हर टाइम्स एंड शी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द मुगल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस ट्रैवलर्स अकाउंट्स मिले हैं उस टाइम के जो कि जहांगीर रेन के बारे में बताते हैं और उसमें नूरजहां को ऐसे मेंशन किया गया है कि वो इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती थी या फिर इफेक्टिवली रैन दी शो। और उन्होंने कॉइन्स को भी शूट किया है जो कि सिल्वर रुपीस थे और शी इज द ओनली मुगल कॉइन टू स्ट्राइक कॉइन्स जिनमें उनका नेम था and form no less than the seat of the power. Okay. Next question 44. On which of the following date did the Muslim League ensure the direct action day? तो direct action day बताना किस डे हुआ था? तो जो करेक्ट आंसर होगा that is the D, 44 का करेक्ट आंसर is D. डायरेक्ट एक्शन जो डे था that is 16 अगस्त 1946 में हुआ था। इसको अगर ऐसे भी कहें also known as the 1946 कैलकाटा किलिंग्स, कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो एक तरीके से ये डे था नेशनल वाइड प्रोटेस्ट का बाय द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो कि अनाउंस किया था बाय जिन्ना ने। इट लेड टू अ लार्ज स्केल वायलेंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन द सिटी ऑफ कैलकाटा जो कि हम आज के टाइम पे कोलकाता के नाम से जानते हैं, लोकेटेड इन द बंगाल प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे। ओके, तो एक तरीके से कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा देखा जा रहा था। ओके, इस पे नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, द प्लान टू हैंड ओवर द सॉवरेन पावर टू द इंडियंस इन द ईयर 1947 इज नोन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज करेक्ट आंसर इज सी दैट इज द माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन थे केम टू इंडिया एज द लास्ट वॉइसरॉय और उनको असाइन किया गया था टास्क टू स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर बाय देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने। ओके, तो इन मई 1947 में माउंटबेटन आए थे, उनके पास जो प्लान था उन्होंने प्रपोज किया था उस प्लान में कि जो प्रोविंसेस है उनको डिक्लेयर किया जाएगा इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स और उनको अलाउ किया जाएगा कि वो चूज कर सकते हैं वेदर टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर नहीं। अब ये जो प्लान था इसको अगर हम बात कहें तो दूसरे टाइम्स में हम कह सकते हैं इसको डिकी बर्ड प्लान। ओके, डिकी बर्ड प्लान, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहां पे पूछा है द प्लान टू हैंड ओवर द सॉवरेन पावर टू इंडिया इन 1947 इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, which सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ओके, तो यहां पे अगर हम करेक्ट देखें तो करेक्ट आंसर इज बी दैट इज द बलबन। ओके, सो बलबन की पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन के बारे में बात करते हैं। तो जो 84 इयर्स का जो स्लेव डायनेस्टी का रूल था उसमें जो बलबन का जो रूल था इंडिविजुअली लास्टेड फॉर 40 इयर्स। अब 40 इयर्स नॉट डायरेक्टली, इसमें टू पार्ट थे। 20 इयर्स जब उनको अपॉइंट किया गया था एज ए नायब या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो मोर और लेस वहां पे डिज्यूरे और डिफेक्टिव पावर वाला कॉन्सेप्ट था कि जो रियल पावर भले ही किसी और के हाथ में थी लेकिन जो एक्चुअल पावर थी वो बलबन के हाथ में थी। तो इसको 20 इयर्स एज नायब पीरियड भी कहते हैं जहां पे वो वर्चुअली सुल्तान थे और 20 इयर्स जब वो एक्चुअली सुल्तान की पोजीशन बने, सुल्तान की पोजीशन में आए ऑफ दिल्ली। ओके, सो अगर हम बात करें अदर 10 स्लेव रूलर्स जो उनसे पहले या बाद में थे, they ruled for 44 years, that is just 4 years more than the rule of a single sultan, that is the Balban.
ये पॉसिबल हुआ टू अचीव द डिस्टिंक्शन बाय बल्बल बिकॉज उन्होंने जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट की थी अपनी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। नाउ जो बलबन थे उन्होंने डिस्प्ले किया था ग्रेट विगर एंड एनर्जी टू फॉलो हिज पॉलिसी और दिल्ली को सेव किया था। ओके जो सल्तनत थी उसमें काफी इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा था। तो ये जो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की टू प्रोटेक्ट सल्तनत both from internal as well as external invasions, ये एक चीज थी। ओके इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ उनको इनहेंस करनी थी प्रेस्टीज ऑफ किंग। उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत की जो किंग की थी वो पोजीशन डे बाय डे लेस होती जा रही थी, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, इनहेंस करने के लिए उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ इनका जो राइज था फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए लो वाटर कैरियर टू द रैंक ऑफ सुल्तान, ये बताता है हमको कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में व्हाट एग्जैक्टली इज इन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये जो पॉलिसी थी बेसिकली एक तरीके से एनिमी को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने की थी, रूथलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज। ओके इसमें स्वॉर्ड का यूज, हार्शनेस, स्ट्रिक्टनेस एंड शेडिंग ब्लड, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सारे एलिमेंट हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके तो अगर हम ये देखें कि इट अलाउज यूज ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टेररिज्म, ओके द एनिमीज, और साथ ही साथ जो वायलेंस था अपॉन देम, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया या फिर कुछ भी सल्तनत के अगेंस्ट में किया या फिर जो किंग है उनके अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया या कुछ ऐसा किया जो उनकी पोजीशन को हार्म करेगा। इवन बिफोर बिकमिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली जो बलबन थे उन्होंने इस मेजर्स को यूज किया था, दैट इज उनकी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को यूज किया था टू सम एक्सटेंट ताकि वो आ पाए हाई पोजीशन पे। ओके सच एज अगर हम बात करें तो ही हैड बिट्रेड रजिया सुल्तान और उन्होंने इंजीनियर किया था रिवॉर्ड्स अगेंस्ट। साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबल थे डिथ्रोनमेंट ऑफ भैरम शाह एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ मसूद एज ए किंग। लेटर उन्होंने कॉन्स्पायर किया था एंड रिमूव किया था मसूद को एंड इंथ्रोन किया था नासिरुद्दीन महमूद को और अपसर्ट करी थी सारी की सारी पावर्स ऑफ द सुल्तान जब वो प्राइम मिनिस्टर खुद बन गए थे। बाय ऑल मींस अगर हम नसीरुद्दीन देखें तो एक तरीके से वो कैप्टिव थे बलबन के। ओके सो दस इवन बिफोर अज्यूमिंग द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बलबन थे उन्होंने गेन किया था सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू मेक यूज ऑफ पावर ऑफ द स्वॉर्ड अगेंस्ट हिज एनिमीज। ओके तो ये पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इनकी थी जब ये 40 ग्रुप में थे या फिर कॉप्स ऑफ 40 में थे, तो इन्होंने जो भी ऐसे नोबल्स थे जो कि कॉन्स्पायर कर रहे थे उनको हटाया था अपनी पॉलिसी के थ्रू ब्लड एंड आयरन। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी वेयर वाज द फर्स्ट जैन सेमिनार हेल्ड। अब जैन सेमिनार अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये काउंसिल है, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, फर्स्ट हुए थे और सेकेंड, यानी 2 ही काउंसिल हुए थे। इनका पीरियड की बात कर लेते हैं, किस पीरियड में हुए थे। तो फर्स्ट जो था दैट इज द 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड हुआ था और सेकेंड हुआ था 512 के अराउंड। प्लेस की बात कर लेते हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट काउंसिल है दैट इज द पाटलिपुत्र में हुई थी और जो सेकेंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वल्लभी। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों ही प्लेसेस दे रखी होती है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ओके हेड की बात कर लेते हैं, हेड कौन थे, तो हेड थे स्थूलभद्र, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे या फिर रिजल्ट क्या आया था इस काउंसिल का, तो यहां पे कंपाइल हुए थे 12 अंगास टू रिप्लेस द लास्ट 4 पूर्वास, ठीक है ना, जो लास्ट 4 पूर्वास थे उनको हटा के। यहां पे अगर हम हेड देख लें तो देवार्धी, कशामश रमना, ये यहां पे हेड थे, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ अंगाज, मतलब जितने भी अमेंडमेंट होने थे अंगाज में होके उसका फाइनल कंपाइलेशन देखने को मिलता है हमको। और साथ ही साथ अंगाज के 12 अंगाज थे और 12 ही उपअंगाज भी बने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके और यूनिक इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द वैदिक रिलीजन, यहाँ पे बताना है। तो जो आइडल वर्शिप थी वो वैदिक रिलीजन में नहीं थी। ओके, सो देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जो प्रेयर्स थी उनको ऑफर्ड किया जाता था टू गॉड्स और इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मटेरियल के लिए कि हमको ये हो जाए, ऐसा हो जाए, हम वॉर में जीत जाए, हमको इतना चाइल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये मटेरियल एलिमेंट जो था इट वॉज प्रेजेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड्स एंड नॉट द स्पिरिचुअल एलिमेंट या फिर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट की बात अभी नहीं हो रही। ओके, साथ ही साथ घी, मिल्क और जो ग्रेन थे वो गिवन जाते थे ऑफरिंग्स में, और इलेबोरेट रिचुअल्स जो होती थी वो फॉलोड होती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द वेरियस इवेंट्स सच एज वर्शिप हो गया, ठीक है, और वॉर हो गया, इस तरीके से। 49, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर द उपनिषदास वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, शाहजहां। सो दारा शिकोहा थे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दारा शिकोहा वो एल्डर सन थे फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां के और ब्रदर थे औरंगजेब के। सिर ए अकबर जो था, सिर ए अकबर वो ट्रांसलेशन था ऑफ द उपनिषदास का इन पर्शियन, उपनिषदास का इन पर्शियन। इनका जो अदर फेमस वर्क था इंक्लूड मज्म उल बहरीन, जो कि डिवोटेड था टू अ रेवल्यूशंस ऑफ द मिस्टिक एफिनिटीज बिटवीन द सूफी एंड वेदांतिक स्पेकुलेशन। दारा शिकोहा की बात कर रहे हैं, और ये अगर हम कहें किसके रेन में ट्रांसलेटेड हुए थे, ओके, तो वो शाहजहां आएगा। तो इनका जो दूसरा दैट इज द मज्म उल बहरीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट प्रेजेंट था वो सूफी और वेदांता में, वो उसको जानना चाहते थे। 50, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय, किस एक्ट के थ्रू आया था, तो ये बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर कैबिनेट मिशन प्लान वो आया था। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसको फर्स्ट प्रपोज किया था 1934 में, 1934 में MN रॉय ने। हाउएवर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वो फॉर्म हुई थी 1946 में, और अंडर किसके, दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान काफी टाइम से डिमांड चली आ रही थी, लेकिन ये जो था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हुई थी। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1934 में MN रॉय ने फर्स्ट प्रपोज किया था। उसके बाद ये जो डिमांड थी टेकन बाय द कांग्रेस पार्टी, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1935 एक ऑफिशियल डिमांड रखी थी उन्होंने। ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था इसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो अगस्त ऑफर था इनका, और वो था दैट इज द 1940 का। और अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो इलेक्शंस थे वो हेल्ड हुए थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज इन द सेंस की जो राइटिंग और वोट राइट्स थे वो लिमिटेड थे, सबको ग्रांट नहीं थे। ओके, साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो इलेक्टेड हुए थे इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। दैट इज जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबलीज के, वो हुए थे बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा द मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो कौन सा मेथड किया था? सो बाय द मेंबर्स ऑफ जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया था मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या था कि उसको राइट करना था कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस्ड टुडे। Okay, in the later lectures we will discuss the remaining questions. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day, stay safe.